तो हमारा अब तक का जो मुख्य फोकस रहा है वो ये बताना रहा है कि हर पार्टिकल के लिए और हर इंस्टेंट पर एक वेव फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन, और 3 डिमेंशन में होगा तो पूरे एक्स वाई जेड का फंक्शन, जिसमें उसके बारे में सारी जानकारियाँ घुसी हुई हैं। अगर वेव फंक्शन पता है तो उसके बारे में वो सब कुछ हमें पता है, हम पता कर सकते हैं जो पता किया जा सकता है। जो नहीं पता किया जा सकता है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी उसके बारे में पता किया जा सकता है वो सब उस वेव फंक्शन से ही निकाला जा सकता है। और इसी के लिए हमने बहुत तरह तरह की विधियाँ आपको समझाई, बताई, दिखाई। जैसे हमने एक ये किया कि आपका जो पूरा स्टेट स्पेस है, यानी पार्टिकल की सभी पॉसिबल जो वेव फंक्शंस हैं, पॉसिबल स्टेट्स हैं, उनको अगर मिला करके हम देखें, बहुत सारे वेव फंक्शंस होंगे, लेकिन हम उसमें से कुछ बेसिस वेव फंक्शंस निकाल सकते हैं जो आपस में एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल हो। ये भाषाएं हमने आपको सिखाई, ऑर्थोगोनल फंक्शंस के ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है, जो आपस में ऑर्थोगोनल हो, हर एक जो है वो अपने आप में नॉर्मलाइज्ड हो, और अगर नहीं नॉर्मलाइज्ड हो तो फिर नॉर्मलाइजेशन के डेल्टा फंक्शन के रूप में हमने कुछ परिभाषाएं बनाई। तो ऐसा ऑर्थो नॉर्मल बेसिस चुन सकते हैं और उसके आधार पर उनका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। उस वेव फंक्शन को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और ये बेसिस हम उन आइगन फंक्शंस से कर सकते हैं, से चुन सकते हैं जो किसी ऐसे ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के हों जिनको हम नापते हैं। यानी बेसिस चुनना कैसे? तो बेसिस चुनने का ये एक बड़ा फिज़िकली मीनिंगफुल तरीका हुआ कि हमें मोमेंटम के बारे में कुछ जानना है, या काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ जानना है, या और किसी वेरिएबल के बारे में कुछ जानना है, तो वो जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है उसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेटर है, और उस ऑपरेटर के हम आइगन फंक्शंस ढूंढ ले जाए, और उन्हीं आइगन फंक्शंस में से मुझे बेसिस मिल जाएगा। तो हमने कई सारे उदाहरण भी इसके लिए। तो अगर कोई ऑब्जर्वेबल है, अपना कोई ऑब्जर्वेबल है, और उस ऑब्जर्वेबल को कहिए ए है, ए से डिनोट करते हैं, और उसके लिए जो ऑपरेटर है वो कैपिटल ए है, और तब हमने कहा आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ए ऑपरेटिंग ऑन phi x इज सम कांस्टेंट टाइम्स phi x। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिल सकते हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सही होगा, ए का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो वैसे जो आइगन फंक्शंस हैं अगर डिस्क्रीट हैं तो उनको आप ऐसा लिखते हैं, phi i x ऐसा लिखते हैं, डिस्क्रीट i बराबर 1 2 3 4 ऐसा। और अगर कंटिन्यूअस हैं तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे लैम्डा लगा सकते हैं, या यहाँ पे लैम्डा लगा सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा लगा सकते हैं ऐसा। और ये लैम्डा जो है वो कंटिन्यूअसली वैरी करेगा, फिर वो डिस्क्रीट वैरी नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअसली वैरी करेगा। फुल रेंज हो सकता है, कैसा ये क्वांटिटी है उसके अनुसार -∞ टू +∞ हो, या किसी खास रेंज के अंदर में कंटिन्यूअसली वैरी करता हो, तो इस प्रकार से। और उससे जो आपका बेसिस बन गया उसमें अब आप किसी भी वेव फंक्शन को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ऐसा अगर है तो आप लिख सकते हैं उसको Ci phi i, ऐसे लिख सकते हैं आप उसको। ये कांस्टेंट्स हैं, ये आइगन फंक्शंस हैं, और ये इसका एक्सपेंशन है। ये अगर किसी पार्टिकल का किसी समय पर ये उसका स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, उस समय उस स्टेट में हमें पता करना हो कि इस ए का क्या वैल्यूज़ है, क्या ए का एक डेफिनेट वैल्यू है या बहुत सारे वैल्यूज़ एक साथ उसमें मौजूद हैं। अगर बहुत सारे वैल्यूज़ मौजूद हैं तो कौन सा वाला वैल्यू कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ मौजूद है, वो सब इस एक्सपेंशन से आपको मिलेगा। तो अगर हमने इसमें से इस AI के प्रोबेबिलिटी ऑफ A बीइंग AI
इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमने ढूंढी तो वो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये CI का स्क्वायर, उस वाले AI के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है, उस आइगन फंक्शन का जो कोफिशिएंट है उसका आप मॉड स्क्वायर करेंगे तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है, ऐसा वाला वेरिएबल अगर है लैम्डा कंटिन्यूस, ये फंक्शंस हैं, ये बेसिस फंक्शंस हैं, तो हम जो साई x लिखते हैं वो साई x फिर इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं और हम कुछ यहाँ पे ऐसा c लैम्डा ऐसा करेंगे और तब फिर जो ये फंक्शन है फाई लैम्डा x आइगन फंक्शन ये लगाएंगे, डी लैम्डा करेंगे, लैम्डा का जो रेंज है वो यहाँ लगाएंगे, ऐसा करके एक्सपेंशन करेंगे। जो यहाँ एक कांस्टेंट CI बना था उसकी जगह ये C लैम्डा ऐसा आएगा और जो जोड़ बना था उसकी जगह पे इंटीग्रेशन डी लैम्डा होगा और ये बेसिस फंक्शन है, ये बेसिस फंक्शन है। और फिर से अगर हम पूछें कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बीइंग इन द रेंज जो कि लैम्डा से डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा इसके अनुसार हो, तो वो फिर से वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ये C लैम्डा स्क्वायर मॉड C लैम्डा स्क्वायर और फिर डी लैम्डा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। मोमेंटम के केस में हमने देखा ऐसा होता है, पोजीशन के केस में होता है, डिस्क्रीट बेसिस के एग्जांपल्स अभी मैंने लिए नहीं है लेकिन वो आ जाएंगे अभी रास्ते में। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हम लोगों ने बात की थी कि अलग अलग वैल्यूज़ होने की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि हमें इस तरीके से मिलती हैं। लेकिन अगर हम बहुत बार उसी स्टेट में वैसा ही पार्टिकल का स्टेट उसी वेव फंक्शन वाला तैयार करें और हर बार इसको नापें और कई बार इसको दोहराएं, बहुत बार इसको दोहराएं, तो कितनी बार मुझे A1 मिलने वाला है, कितनी बार A2 मिलने वाला है, या कंटिन्यूस है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी बार मिलने वाला है, वहाँ से वहाँ तक के बीच में कितनी बार मिलने वाला है। और उन सब का अगर आप एक एवरेज निकालें जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी इसी वेव फंक्शन में से निकल करके आएगा। तो अगर हमने उदाहरण के लिए कोई इस प्रकार का फंक्शन है, ऐसा ये बेसिस है हमारा, डिस्क्रीट बेसिस है और उसमें हमने ऐसे करके एक्सपैंड किया हुआ है और वो प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसा बनाएंगे हम, ये वेव फंक्शन और जो ऑपरेटर है उसका और ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। अगर हमने बहुत बार वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर करके डेटा लिया है तो एवरेज, एक ही बार करने जा रहे हैं तो वही जो उस समय का एवरेज है अभी हम उसको कहेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो वो इस सूत्र से आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं ये हम ऐसा केट का सिंबल हम यूज़ करते हैं स्टेट को बताने के लिए, उसी स्टेट का ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन के रूप में, लेकिन इसको हम लोग कभी ये कभी वो ऐसा इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अगर हम साई को लिखते हैं तो क्या बनता है, साई का अर्थ है समेशन ओवर आई सी आई और फाई आई, ये वो आइगन फंक्शन वाले स्टेट्स हैं, ये आइगन फंक्शन जिसका है वो वाले स्टेट्स हमने ऐसे लिखे हैं, ऐसा है। और इस ए को अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर दें अंदर सी आई, ये ऑपरेटर है याद रखिएगा, ऑपरेट किस पे करेगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो ऑपरेट करेगा नहीं, कांस्टेंट तो केवल गुना होगा, ऑपरेट इस फंक्शन पे करेगा, यहाँ फंक्शन है तो ए ऑपरेटिंग ऑन फाई आई। और ये जो है ये क्या है, ये है ए आई फाई आई, ऐसा ये है ए और ऑपरेटिंग ऑन दिस साई। और इसको अगर लगा दे इधर से साई ए साई, ये क्या बन गया, तो ये बन गया, इसी को आप साई से आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना है, तो फिर से वही साई से अगर स्केलर प्रोडक्ट लेना है इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट आएगा, तो इसको आप लिखेंगे समेशन सी आई और ए आई और फिर यहाँ पे ऐसा वाला साई और ये फाई आई। अब आपको ये भी याद होगा
कि जब हम लोग ऐसा एक्सपैंड करते हैं, इस तरीके का जब हम एक्सपैंड करते हैं तो ये सी आई क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी आई बराबर ये फाई इधर से और ये साई इधर से। हाँ, ये भी आपको ध्यान होगा, हमने 1-2 लेक्चर पहले इसकी विशाल चर्चा की थी, विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि इसको निकालने के लिए ये आप इसके साथ में इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये निकलता है। यहाँ देखिए ये फाई आई साई है, यहाँ ये साई फाई आई है, और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फ़र्क है, वो भी याद होगा आपको। पहले का हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं और दूसरे का छोड़ देते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है और इसका आपको जो का त्यों छोड़ना है और तब फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो फाई आई एक्स इसको स्टार करना है और इस साई एक्स के जो का त्यों रखना है, ये इंटीग्रेशन करना है। इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट दो फंक्शंस के बीच का। तो अगर साई फाई करेंगे तो साई को स्टार करेंगे और फाई को जो का त्यों छोड़ेंगे और साई को स्टार कर देंगे और फाई को छोड़ देंगे, तो इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा वो। इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये सी आई स्टार है। ये क्वांटिटी अगर सी आई है तो साई फाई आई जो है वो सी आई का स्टार है। तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन ओवर आई, और ये सी आई यहाँ पे, ये सी आई का स्टार यहाँ पे, और तब ये ए आई यहाँ पर, अर्थात समेशन सी आई का स्क्वायर ए आई। और ये प्रोबेबिलिटी है समेशन दिस मॉड सी आई का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी है ए आई के होने की। और ये भी हम लोगों ने एक बार वो लूडिक की डाइस लेकर के और चर्चा की थी कि अगर आप वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल करके आ जाता है। तो अगर आपको वेव फंक्शन पता है तो आपको हर चीज़ पता है जो पता हो सकती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हो, डिस्पर्सन हो, अनसर्टेनिटी हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम अनसर्टेनिटी। मान लीजिए ए में निकालना है तो ए के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस और इस ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, ये है डेल्टा ए का स्क्वायर। तो हर एक चीज़ जो उस पार्टिकल के बारे में जो जानकारियाँ हर ऑब्जर्वेबल के बारे में, हर एक ऑब्जर्वेबल के बारे में उसी वेव फंक्शन के अंदर में है। इसको हम लोगों ने और विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की अब तक। फोकस इस पे था अगर वेव फंक्शन दिया है तो मैं कैसे बाकी के इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकता हूँ। अब जो हमारा टास्क है वो ये है कि अगर मुझे वेव फंक्शन एक खास टाइम पे t बराबर 0 पे पता है तो आगे के समय में t टाइम पर इस वेव फंक्शन का क्या स्वरूप होगा, ये वेव फंक्शन कैसे बदलेगा। यानी समय के साथ तो अवस्थाएं बदलेंगी, अगर किसी प्रकार का इंटरैक्शन है, किसी प्रकार का फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी है और चीज़ें हैं, तो उस पार्टिकल का जो स्टेट है वो टाइम के साथ चेंज होगा, अर्थात उसका जो वेव फंक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होगा। पूरा का पूरा फंक्शन रहेगा फंक्शन, लेकिन समय बदल गया तो फंक्शन भी बदल गया। तो ऐसा समय के साथ वेव फंक्शन बदलेगा, और वेव फंक्शन बदलेगा तो जो जितने वेरिएबल्स हैं उसके, जितनी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ हैं वो भी बदल सकती हैं। तो ये अब पता करना है कि अगर अभी का वेव फंक्शन पता है तो आगे का वेव फंक्शन क्या होगा। हम लोग डायनामिक्स में यही करते हैं, अभी ये पार्टिकल यहाँ है, इसकी ये वेलोसिटी है, तो फिर टी टाइम के बाद ये कहाँ होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, ऐसा हम लोग डायनामिक्स में करते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसके लिए जो बेसिक इक्वेशन है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसकी चर्चा बहुत पहले हमने आपसे की थी। और वो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, वो है, याद होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर। केवल फिर से याद दिला दूं आपको, हमने केवल एक्स एक्सिस में ही मेरी दुनिया है यही मान करके हम ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। एक बार ये चीज़ें ध्यान पर आ जाएं फिर आप उसको 3 डायमेंशन में जनरलाइज करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास में ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, तो ऐसा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इंटू साई, और ये जो साई है ये एक्स का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है, ये बराबर आई एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई एक्स टी, ऐसा।
ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये बताएगा हमें, ये बताएगा कि टाइम के साथ में ये वेव फंक्शन कैसे कैसे बदल रहा है। तो अब तक आप पहचान रहे हैं कि ये हमारा जो ऑपरेटर है ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, ये है ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से, तो ये भी हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। तो अगर हमने इनको एक साथ ऐसा कर लिया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 del x स्क्वायर और प्लस वी एक्स, ये कर लिया और यहाँ साई लगा दिया, बराबर आई एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई। ऐसा ये ऑपरेटर हमारी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी है उसका ये ऑपरेटर है। हमारी अभी टोटल एनर्जी इतनी ही है, काइनेटिक और पोटेंशियल, इस टोटल एनर्जी का ये ऑपरेटर है। और उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं, एक अलग नाम है इसके लिए, एनर्जी का ऑपरेटर तो है ही, लेकिन इसके लिए एक अलग नाम है, हैमिल्टोनियन, और एच लिखते हैं इसको, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टन साहब क्लासिकल मैकेनिक्स को डेवलप करने में बड़ी भूमिका रही है इनकी। क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पूरा का पूरा अलग फॉर्मुलेशन, न्यूटन के फॉर्मुलेशन से डिफरेंट, ये इनका हैमिल्टन साहब का किया हुआ है, तो उन्हीं के नाम पर ये है हैमिल्टोनियन। इस ऑपरेटर को हम लोग हैमिल्टोनियन कहते हैं। एच साई बराबर आई एच क्रॉस डेल डेल टी साई, ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। और अगर हम इसी हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस में से अपना बेसिस बनाएं तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अर्थात हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया, एच साई बराबर ई साई, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखा हमने किस ऑपरेटर के लिए? ये एनर्जी के ऑपरेटर के लिए, हैमिल्टोनियन के लिए, इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखिए और उन सारे फंक्शंस को ढूंढिए। इसको फाई लिख देता हूं मैं, फाई। उन सारे फंक्शंस को ढूंढिए, ये एक्स का फंक्शन है, ये सारे एक्स के फंक्शन है, उन सभी फंक्शंस को ढूंढिए जिसके लिए ये इक्वेशन सही हो। ई का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन कांस्टेंट, अलग अलग आइगन फंक्शंस के लिए अलग अलग वो कांस्टेंट्स आएंगे जो आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगे, और इसमें से हम बेसिस बना लें। कंटिन्यूस बेसिस भी हो सकता है, डिस्क्रीट बेसिस भी हो सकता है। अगर डिस्क्रीट बेसिस है तो हम कहेंगे कि जो हमारे आइगन फंक्शंस हैं वो ऐसा लिखेंगे, फाई 1x, फाई 2x, ऐसा लिखेंगे। और कोई भी वेव फंक्शन, किसी भी समय का कोई भी वेव फंक्शन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, सी आई फाई आई ऐसा लिखा जा सकता है। अगर स्टेट वाला हम केट का सिंबल यूज करें तो ये जो साई है ये समेशन आई सी आई फाई आई ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारा वेव फंक्शन x का फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन समय के साथ वो फंक्शन ही बदल रहा है, फंक्शन का वैल्यू नहीं, किसी खास x पर फंक्शन का वैल्यू नहीं, पूरा का पूरा फंक्शन बदल रहा है। तो ये जो साई एक्स टी है, साई एक्स, ये फंक्शन t टाइम पर जो फंक्शन है जिसको हम ऐसा लिखेंगे साई टी, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और इसलिए इसको भी हम लोग ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर आई सी आई और यहां फाई आई। टाइम डिपेंडेंस कहां है? ये बदल रहा है तो इस साइड में तो ठीक है, ये टी दिख रहा है, यहां कहां टाइम डिपेंडेंस है? यहां टाइम डिपेंडेंस इस सी आई कॉन्स्टेंट के अंदर है, इसमें नहीं है। ये क्या है? ये हमारे आइगन फंक्शंस है, ये आइगन फंक्शंस है। इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, यहाँ कहीं टाइम डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ कहीं टाइम डिपेंडेंस है नहीं, तो फाई एक्स में भी टाइम डिपेंडेंस नहीं है। ये सी आई जो है ये हैं टाइम डिपेंडेंट। तो अगर एच अप्लाई करें इस साई पर, अगर हम एच अप्लाई कर दें तो क्या होगा? आई यहाँ
सी आई यहाँ, एच ऑपरेटिंग ऑन फाई आई, और ये बन जाएगा समेशन ओवर आई सी आई ई आई फाई आई। ये देखिए ई आई फाई आई ऐसा बन जाएगा। और इसको किसके बराबर होना चाहिए? एच ऑपरेटिंग ऑन साई को किसके बराबर होना चाहिए? एच ऑपरेटिंग साई को होना चाहिए आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी। अर्थात अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन का अब इस्तेमाल कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एच साई, ये है एच साई, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। एच साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई, इसका हम अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो एच साई यहाँ लिखा हुआ है समेशन ओवर आई सी आई ई आई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और फिर फाई आई, ये फंक्शन है, आइगन फंक्शन है, और इस साइड में है ये आई एच क्रॉस डेल डेल टी ऑफ साई, साई, और वो साई है ये, अर्थात समेशन ओवर आई साई है ये सी आई फाई आई ऐसा। और इसको आप लिख लीजिए आई एच क्रॉस डेल डेल टी को आप अंदर ले चलें तो क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा ये डेल डेल टी? ये इसके ऊपर आएगा, डेल सी आई डेल टी ये बनेगा, ये बनेगा। ये फाई आई जो है वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, टाइम डिपेंडेंस सिर्फ इसमें है। और सी आई में कोई एक्स डिपेंडेंस नहीं है, सी आई में कहीं एक्स डिपेंडेंस नहीं है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स डिपेंडेंस आ रहा है यहाँ है। तो ये जो हमने डेल सी आई डेल टी लिखा है, ये एक्चुअली डी सी आई डी टी लिख सकते हैं आप, डी सी आई डी टी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, ये केवल टाइम का ही फंक्शन है। और अब देखिए हमने बेसिस यहाँ है, तो जैसे आप वेक्टर्स में अगर करते हैं, अपने थ्री डिमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर आप करते हैं, आपके पास दो वेक्टर अगर हैं ए और बी, और अगर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, अगर ये बराबर हो जाए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो अगर ये आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया हुआ है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लिए हुए हैं, तो आप यहाँ से जानते हैं आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के बराबर होना पड़ेगा, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के बराबर होना पड़ेगा, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के बराबर होना पड़ेगा। वही परिस्थिति यहाँ है। ये देखिए ये फाई1 इतना c1 e1 इंटू फाई1 प्लस c2 इंटू e2 इंटू फाई2, ये सब बेसिस फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे आई जे के आ रहे हैं, फाई1 फाई2 फाई3 वगैरह आ रहे हैं, इधर भी फाई1 फाई2 फाई3 वगैरह आ रहे हैं। और अब सब नंबर्स हैं, कहीं कोई ऑपरेटर नहीं है, कहीं कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए अलग अलग इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। जैसे यहाँ अलग अलग इसको इसके बराबर है, वैसे यहाँ भी अलग अलग बराबर होना पड़ेगा। यानी हर एक आई के लिए, फॉर ईच आई, हर एक आई के लिए सी आई ई आई शुड बी इक्वल टू आई एच क्रॉस डी सी आई डी टी। और ये तो बहुत सरल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सी आई को आप उधर ले चलिए और बाकी सब को इधर रखिए, इधर ले आइए। क्या बना? ई आई को यहाँ रहने दीजिए, ये सी आई उधर जाने वाला है, ये आई एच क्रॉस नीचे आने वाला है, आई एच क्रॉस यहाँ पे, और ये डी टी इधर आने वाला है, डी टी डी सी आई बाई सी आई। ये सी आई उधर ले गए हैं हम, ई आई अपनी जगह पे है, डी टी को ले आए, आई एच को ले आए, ऐसा। और अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अब तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, इंटीग्रेट अगर कर दें इसको, ये तो कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, 0 से t तक। और ये सी आई जो है वो 0 टाइम पे जो सी आई है और अभी जो सी आई है वो यहाँ तक। तो क्या मिला हमें? हमें मिला, इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले तो मिलेगा हमें log e के बेस पर log सी आई ln सी आई। कहाँ से कहाँ तक? तो सी आई 0 यहाँ और सी आई एट टाइम t यहाँ,
और इधर क्या बनेगा, ये तो सीधा सीधा t बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं माइनस आई लिख लीजिए, माइनस आई और ई आई बाई एच क्रॉस यहाँ और ई आई यहाँ और t यहाँ। क्या हुआ, ln ऑफ सी आई एट टाइम t, सी आई एट टाइम 0 इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस माइनस आई बाई एच क्रॉस और ई आई टी, अर्थात सी आई टी बराबर सी आई एट 0 ई टू द पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी। तो अगर t बराबर 0 पे मुझे ये फंक्शन पता है, अगर t बराबर 0 पे ये फंक्शन मुझे पता है, तो इसका मतलब है कि t बराबर 0 पर ये सी आई मुझे पता है, और t बराबर 0 पे ये सी आई अगर मुझे पता है, ये अगर मुझे पता है, तो t टाइम पर क्या सी आई होगा ये मुझे पता चल गया। तो अर्थात अगर साई एट टाइम t इक्वल टू 0 ये हमें मालूम है, तो इसका एक्सपेंशन है समेशन आई सी आई एट टाइम t इक्वल टू 0 और फिर ये फाई आई। और ये अगर मुझे पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको पता कर सकते हैं, और तब हमारा जो साई एट टाइम t है वो हो जाएगा वही समेशन हर एक सी आई को आप इतने से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई इतने से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर यहाँ पे वो करस्पॉन्डिंग फाई आई लिख दोगे, तो आपको ये पता चल गया, ये t टाइम पे फंक्शन आपको पता चल गया। अगर t बराबर 0 टाइम पे आपको फंक्शन पता है तो बहुत सीधी सी रेसिपी है। सबसे पहले आप हैमिल्टोनियन लिखें, उसके लिए आप आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखें, उससे आप ये सारे फाई आई निकाल लें और सारे एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ निकाल लें, ई आई निकाल लें, कैपिटल ई आई निकाल लें, फिर आप इसमें एक्सपैंड कर दें और हर एक टर्म में आप इतने से गुना करते चले जाएं और आपको वेव फंक्शन आगे के समय में मिलता चला जाएगा।